नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को दी वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। बोले देवभूमि विश्व की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनेगी। अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ उत्तराखंड एसटीएफ की जबरदस्त स्ट्राइक। अवैध हथियारों का बड़ा नेटवर्क किया ध्वस्त। घोषित हुआ उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम। इस बार 10वीं में 85.17 और 12वीं में 80.98 रहा परीक्षा का परिणाम। उत्तराखंड में गुरुवार को वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं देहरादून में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन का संचालन देहरादून से दिल्ली के बीच गुरुवार से विधिवत रूप से शुरू हो गया है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मात्र 4 घंटे और 30 मिनट में दिल्ली का सफर तय करेगी। हम वंदे मातरम ट्रेन का स्वागत करते हैं, पर इसका डोईवाला की जब तक वो तब लाभ है जब ये गाड़ी यहाँ पे डोईवाला में इसका स्टॉपेज हो और यहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिले। और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं वंदे भारत ट्रेन का। गाड़ियों को स्टॉपेज यहाँ डोईवाला में नहीं हो पा रहा है, जिससे डोईवाला की लोकल पब्लिक को बड़ा दिक्कत करनी पड़ती है, जिससे देहरादून जाना पड़ता है। बहुत सी गाड़ियों को स्टॉपेज डोईवाला में नहीं है। देवभूमि में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका इस देवभूमि के साथ, उत्तराखंड के साथ एक भावनात्मक और कर्म का जुड़ाव है, आज उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन देवभूमि को दी है। और उन्होंने साथ ही साथ कहा भी है कि ये उत्तराखंड की पहली वंदे भारत है। समझ जाइए इसका क्या मतलब है। पहली वंदे भारत मोदी जी ने कहा, इसका मतलब इसके बाद में कुछ और भी होने वाला है। बहुत तेज़ी से रेलवे का डेवलपमेंट होगा उत्तराखंड में। 5000 करोड़ का बजट दिया है। सोचिए, आज से 9 साल पहले मात्र मिलता था 200 करोड़ से भी कम। तो ये एक मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति लगाव है। तेज़ी से काम करेंगे। आप जानते हैं मोदी सरकार में कैसे काम होता है, तेज़ी से काम होता है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम गुरुवार को घोषित हो गए। उमा सरस्वती विद्या मंदिर कर्णप्रयाग के छात्र छात्राओं का दबदबा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कायम रहा। विद्यालय से रिया नेगी ने 95.6 अंक प्राप्त कर उत्तराखंड की वरीयता सूची में 19वां और विवेक शर्मा ने 94.6% प्राप्त कर वरीयता सूची में 22वां स्थान प्राप्त किया है। छात्रा रिया नेगी ने बताया कि आगे चलकर वो सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहती है। 5.2 मेरी परसेंटेज रही है। और सबसे पहले तो थैंक यू मैं अपने मम्मी पापा को बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है और उन्हीं के कारण आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। बाकी घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। आगे मैं एनडीए की कोचिंग करना चाहती हूँ और आर्मी की फील्ड में जाना चाहती हूँ। अब खबर चमोली के देवाल से है, जहां देवाल को जोड़ने वाले पिंडर नदी पर बने मोटर पुल का मध्य भाग धंसने लगा है और मोटर पुल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। खनन से भरे ओवरलोड वाहनों के चलते पुल का मध्य भाग धंस गया है। प्रशासन की बड़ी लापरवाही इसमें सामने आ रही है। एक साथ पुल पर 4 से 5 बड़े खनन के ट्रक लगातार आवाजाही करते हैं। इसके चलते पुल आज जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। वहीं यहां बड़ा हादसा होने का भी खतरा लगातार बना हुआ है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पूर्व में भी कई बार मोटर पुल पर अनियंत्रित ओवरलोड डंपरों के आवागमन की शिकायत लोग कर चुके हैं। बावजूद इसके ओवरलोड वाहनों को नहीं रोका जा रहा है, जिसके चलते मोटर पुल का मध्य भाग पूरी तरह से धंस गया है, जो कि आने वाले समय में बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। जो है क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण तो यही है कि इसमें जो है रात को ओवरलोडिंग हुई है। जो शायद जो डंपर चल रहे हैं आजकल, ओवरलोडिंग की वजह से जो है ये जो बीच वाला हम लोगों का जो बीच वाला पार्ट है, मतलब एकदम मध्य भाग में हम नीचे देख के आए। तो 8वां पैनल है, उसका एक पैनल जो है उसका जो है स्लैब हो रखा है, उसका डैमेज। बाकी गटर में कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो हम देख के आगे हैं, इसका निरीक्षण करके आगे हैं। तो हम इसमें डिसाइड कर रहे हैं कि फिलहाल के लिए टेम्परेरी व्यवस्था क्या की जाए। अभी अधिशासी मिंदा महोदय से भी वार्ता हुई है कि हमने कहा कि इसमें अगर कोई गसेट चक्कर प्लेट या कोई इस टाइप से कोई उस पार्ट में अगर लग जाए तो जो छोटी गाड़ियां हैं तो उनके लिए मैंने बोला कि पुलिस वालों को भी निर्देशित कर दिया गया है, एसडीएम साहब से भी अनुरोध किया गया है। तो बाकी वो लगे हैं। मैंने कहा बड़े जो है अभी कमर्शियल वाहन है। लोडिंग का क्या था कि बीच में जो है यहाँ पे जाम की बड़ी स्थिति रहती थी। तो सूचना मिली थी कि ये पुल जो मुख्य पुल है वो बीच में धंस गया है। तो मैंने मौके पे आके देखा
ये वास्तव में धंसा हुआ है, तो इसकी हमने संबंधित विभाग को और प्रशासनिक अधिकारियों को, अपने अधिकारियों को सूचना दे दी है। और हमने मौके पे इनके पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से वार्ता के बाद जो भारी वाहन है, बड़े वाहन है और जो सवारी भरे हुए वाहन है, उनको इसमें हमने प्रतिबंधित कर दिया। जो छोटी गाड़ी जाएगी वो खाली करके जाएगी, यानी सवारियों को जो है ट्रांसमिट करेगी। और हमने यहाँ ड्यूटी लगा दी है। बड़े वाहन बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तो कोई गुंजाइश ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि रात को निकल किस समय गए टाइम पर निकल रहे हो, जिस समय हमारी ड्यूटी न हो और नहीं रहती हो यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 4 वाहनों का तो कोई गुंजाइश ही नहीं इसमें। ऐसा हमारे संज्ञान में कुछ नहीं है कि उन्हें हमें बताया हो कि पुल कमजोर है, ऐसा कोई हमारे संज्ञान में नहीं है। अब खबर रुड़की से है, जहां मकान मालिक के घर में हुई चोरी के आरोपी उसके किराएदार निकले, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा है। चोरी किए गए जेवरात और विदेशी करेंसी अर्जित की गई है। वहीं 5 लाख रुपए से अधिक की रकम भी आरोपियों से बरामद हुई है। आपको बता दें कि बीते 5 अप्रैल को सिविल लाइन निवासी नरेंद्र वर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनके घर में कीमती जेवरात और विदेशी करेंसी चोरी हो गई है। अब आरोपियों ने चोरी की घटना को कबूल करते हुए पूर्व में भी चोरी की घटना को अंजाम देना कबूल किया है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा देहरादून महानगर उपाध्यक्ष पुष्पा पटियार द्वारा मसूरी के रीड्स सिनेमा हॉल में महिलाओं और युवतियों के साथ द केरला स्टोरी निःशुल्क दिखाई गई और इस मूवी की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को द केरला स्टोरी जरूर देखनी चाहिए। दरअसल ISI जैसे आतंकवादी संगठनों के द्वारा हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के चुंगल में फंसाकर उन्हें प्रताड़ित करने की कहानी को प्रदर्शित करती इस फिल्म के प्रदर्शन को लेकर देहरादून महानगर उपाध्यक्ष पुष्पा पटियार ने कहा कि ये फिल्म हम सभी को देखनी चाहिए। इस फिल्म में ISI आतंकवादी गतिविधियों को सूक्ष्मता से बताया गया है, जिसे जानना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस प्रकार धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे घिनौने कृत्य किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल बहनें कहीं न कहीं किसी न किसी के जाल में फंस जाती हैं। ऐसा न हो इसलिए ये मूवी बनाई गई है। ये एक रियल स्टोरी है। हमारे देश में ऐसा कहीं न कहीं हो रहा है। हिंदू लड़कियां कहीं न कहीं किसी के ब्रेन वॉश में आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवतियों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मातृशक्ति और यहाँ पर जो ये लड़कियां हैं, इनको आज केरला फिल्म दिखाई गई है और इसमें दिखाने का यही मकसद है कि किस तरह से अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को हम बचाए रखें और किस तरह से जो आज लड़कियां बाहर जा रही हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको एक तरफ से एक जागरूकता है कि वो ना कि किसी की बातों में आके किस तरह से उनके लिए जाल बिछाया जाता है और किस तरह से अपना धर्म परिवर्तन और किस तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता है, कि ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी हैं, ये लड़कियां हैं, जितनी भी छात्राएं, जितनी भी बेटियां बाहर जाके पढ़ाई करती हैं और इनके साथ इस तरह की घटना ना हो, ताकि वो देख सके कि किस तरह का व्यवहार उन्होंने हमारी बच्चियों के साथ किया है। ये सब उन्हीं के लिए, अवेयरनेस के लिए, जागरूकता दिखाने के लिए और पूरी, मैं तो कह रही पूरी देश की महिलाओं को, ये लड़कियों को ये फिल्म दिखानी चाहिए, ताकि वो आगे अपने सतर्क हों और उनके बारे में, अपने धर्म और संस्कृति के बारे में पता चले कि हम किस धर्म से हैं, हमारी संस्कृति क्या है और हमें आगे क्या करना है। और इस तरह से किसी की बातों में ना आके, किसी के जाल में ना फंस के हम अपने देश और धर्म को बचा सकें। तो कांग्रेस का कहना है कहीं ना कहीं देश को बांटने का काम किया जा रहा है। देखो, उनका काम है बोलना और हमारा काम है काम करना। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना है। बेटी बचाओ पढ़ाओ का नारा दिया है, तो कहीं ना कहीं हमने अपनी बच्चियों को, जो हमारी बच्चियां हैं, उनको संभाल कर रखना है और उनको अपने धर्म के बारे में बताना है। उनका काम है बोलना, उनके पास कोई काम नहीं है तो कुछ ना कुछ उनको बोलना पड़ेगा। चमोली जिले के थराली के राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज के 2 छात्रों ने जनपद सहित प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रदेश में कार्तिकेय कुंवर ने 97.8 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 6वां स्थान और शिवम पंत ने 97.6 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ उत्तराखंड STF की बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई करते हुए थाना पूलभट्टा क्षेत्र के अवैध हथियारों के तस्कर इतिहास उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 6 अवैध कंट्री मेड हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार तस्कर इतिहास उर्फ सोनू पर STF पहले से ही नजर बनाए हुई थी। आरोपी 2008 से हथियारों की तस्करी कर रहा है और उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में हथियार सप्लाई करता है और अब तक करीब 400 से अधिक पिस्तौल और अन्य चीजों को सप्लाई कर चुका है। अब खबर बेरीनाग से है, जहां विकासखंड बेरीनाग में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए विधायक फकीर राम टमटा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी गई। विधायक फकीर राम टमटा ने बैठक में जिम्मेदार अधिकारी न आने पर नाराजगी व्यक्त की और बताया कि हर बैठकों में समस्याएं उठ रही है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। अगली बैठक में समस्या आने पर कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं विभिन्न लोगों ने पेयजल, शिक्षा, सड़क और समस्याओं को उठाया है। अधिकारियों को हमने सख्त निर्देश दिए हैं
जो समस्याएं आज आई हैं वो अगली बार नहीं आएंगी। अगर अगली बार वो समस्या आई तो उस अधिकारी का हम थोड़ा उस पर सख्ती करेंगे। अब खबर चमोली से है, जहां कर्नाटक ब्लॉक सभागार में मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला द्वारा अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के परीक्षा फल को बेहतर बनाने के लिए विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कमजोर छात्र छात्राओं पर और अधिक बल देना होगा, अभिभावकों से सीधा संवाद करने और इन विषयों पर चर्चा की गई। आज जो हमारी ये बैठक थी, ये हमारे अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं जो कि CBSE के अनुसार चलते हैं, जिनका परीक्षा भी CBSE लेती है। तो उनका अभी कुछ दिनों पहले रिजल्ट घोषित हुआ था, परिणाम घोषित हुआ था। हम उस परिणाम की समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आज इकट्ठे हुए थे, ताकि हम ये देख सकें कि कहाँ पर हमारी मजबूती है और क्या कमजोरियाँ रही हैं, क्या कमियाँ रही हैं, ताकि हम उनको आगे के लिए दूर कर सकें। साथ ही कुछ बच्चे हमारे जो कंपार्टमेंट में आए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए भी हमने एक प्रोग्राम बनाया है, किस तरह से एक रणनीति बनाई है, क्योंकि विभाग का भी ये निर्देश है कि जो बच्चे कंपार्टमेंट में हैं उनके लिए जिन भी सब्जेक्ट के टीचर होंगे वो रुके रहेंगे, उनकी समर वैकेशन नहीं होगी। इसलिए जो है हमने ये इस बात की और रणनीति बनाई किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए कि वो आगे जाकर सफल हो। अब खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज क्षेत्र के ग्राम गोठा, लोका, नकवा, गुरु नानक नागरी आदि गांवों के दर्जनों ग्रामीणों ने तहसीलदार कार्यालय में पहुंचकर तहसीलदार सितारगंज के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। वहीं ज्ञापन में लिखा कि लोका, गोठा, गुरु नानक नगरी आदि गाँव में हजारों परिवार पिछले 65 वर्षों से निवास करते हैं, वहीं अपने जीवन यापन के लिए कृषि का काम करते हैं। साथ ही ज्ञापन में लिखा है कि सरकार द्वारा समस्त नागरिक सुविधाएं जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं ग्रामीणों ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में लिखा कि समस्त ग्राम वासियों को पिछले कुछ समय से वन विभाग और उसके अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा लगातार गाँव में आकर सर्वे करना और गाँव खाली करने के लिए धमकाना, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते हुए उजाड़ देने की धमकियां दी जा रही हैं, जिससे गाँव में भय का माहौल है और सभी लोग डरे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है गाँव को खाली करने के बाद ग्रामीण जीवन जीने के लिए कहाँ जाएंगे। ग्राम गोठा, लौका, नकहा, गुरु नानक नगरी, सिंधी डेरा, बनकुइयाँ, तमाम 7-8 गांव के लोग, जब से मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया है कि अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करके उनको हटाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए, तो वन विभाग हमारे गांव में जा कर के लोगों का सर्वे कर रहा है और एक माहौल ऐसा बना दिया है कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से खाली करा दिया जाए। गांव में भय का माहौल है, पूरा गाँव परेशान है, लोग रातों को नींद नहीं आ रही है, लोग सही से खाना नहीं खा पा रहे हैं और पिछले 60-65 वर्षों से यहाँ के लोग बसे हुए हैं और राजस्व विलेखों में यह ज़मीन राजस्व की ज़मीन रही है। वन विभाग का कोई सरोकार नहीं है। 2023 तक के ITI की सूचना में वन विभाग ये मानता है कि सिंचाई विभाग ने हमको अभी तक ज़मीन नहीं दी है। हमारी शासन प्रशासन से मांग है, आज तमाम गांव के लोग शासन प्रशासन तहसीलदार साहब के महोदय से प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को, तमाम देश के आला अधिकारियों और मंत्रियों एवं अधिकारियों को ये ज्ञापन देने का काम किए हैं कि आप लोग हमें हमारा मालिकाना हक दे दें। जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं हमें अब राजस्व लेकर के मालिकाना हक दें और ये उजाड़ने की प्रक्रिया है इसको बंद करें और हम लोगों को न्याय दें। 70 साल से हमारे माँ बाप यहीं के रहने वाले, हमारा जन्म भूमि सब यहीं का है। हमारी मांग हमको मिले हैं, हमारे ज़मीन के पट्टे हम लोगों को मिलने चाहिए। हम गोठा के लिए हमको बात धमकी दे रही है। हाँ, अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक के लिए नमस्कार।